हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। हम लोगों को जब भी कोई छोटी से छोटी चीज़ भी लेनी होती है तो हम अमूमन क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन सामान को खरीद लेते हैं और वो हमारे घर तक डिलीवर भी हो जाता है। तो ये तो बात हो गई कुछ मेन सिटीज़ की, बड़े बड़े शहरों की, जहाँ पर डिलीवरी बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन हम इंडिया के कुछ पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पे जो ई कॉमर्स का ज़माना है, वहाँ पे जहाँ 10 मिनट के अंदर आपके सामान की डिलीवरी हो जाती है, वहीं जम्मू कश्मीर जैसे जो एरिया है वहाँ पर अब भी ये एक सपना बना हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ की जो जैसे पश्मीना शॉल हो गई, वहाँ के ड्राई फ्रूट्स हो गए, वहाँ का कालीन हो गया, या फिर वहाँ की जो केसर हो गई, उसको सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन बात जब आती है वहां से सामान को डिलीवर कराने की, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। चाहे हम उसके लिए वेदर कंडीशंस को ले ले, चाहे हम लोग वहां पर इंटरनेट की समस्या को हम लोग ले ले, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनका सोल्यूशन जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं शेख समीउल्लाह और आबिद राशिद। ये जो दो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने फास्ट बीटल नाम से कंपनी की शुरुआत की। ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है, लोगों को डिलीवरी प्लेटफॉर्म ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके जरिए जो वहाँ के लोकल इंटरप्राइजेज है, स्मॉल बिजनेसेस है, वो अपने सामान को बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, वो भी कम टाइम में। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी इन लोगों के साथ टाई अप कर रही है ताकि उनका जो सामान है वो आसानी से जो विलेजेस है या फिर जो ऐसे रीच से बाहर जो प्लेसेस है वहां तक सामान डिलीवर हो सके। शार्क टैंक में भी ये दोनों नजर आ चुके हैं, आपने आई एम श्योर शार्क टैंक का वो एपिसोड भी देखा होगा। इन लोगों की जो आस्क थी वो 90 लाख रुपीस की थी फॉर द एक्सचेंज ऑफ 3% इक्विटी, और ये 7.5% इक्विटी पे बॉट और लेंस कार्ड का इन दोनों को साथ मिला। तो आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों से शेख समीउल्लाह और आबिद राशिद जुड़े हैं, जो कि फाउंडर्स हैं फास्ट बीटल के। तो आज उन्हीं से इन्हीं की जर्नी के बारे में हम लोग बात करेंगे। वेलकम टू स्टार्टअप मंत्रा। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले तो हम फास्ट बीटल के बारे में जान लेते हैं कि फास्ट बीटल क्या है और कैसे काम करते हैं आप लोग। दी फास्टबिट एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है और लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी है जो कि बेस है जम्मू एंड कश्मीर में। हम क्या काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से सामान भेजना हो पैन इंडिया और इंटरनेशनली, आप सीधे हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और कहाँ भेजना है उन कस्टमर्स की डिटेल्स आप देंगे। देन आप बुक पिकअप करेंगे तो हमारा बंदा आएगा, वो सामान आपके घर से पिकअप करेगा एंड हम आगे आपके कंज्यूमर को वो डिलीवर करेंगे। ये सब होता है हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, फास्ट बीटल एप्लीकेशन के थ्रू होता है, हैसल फ्री। आपको ढूंढना नहीं है कि काउंटर कहाँ पे है, या आपको देखना नहीं है कि कहाँ पे रेट क्या कितना लगेगा, ये सारा आपको ऐप में ही दिखेगा। ऐप के थ्रू आप लोगों का पूरा काम होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक जो कंपनी है, लॉजिस्टिक सेक्टर, इसी को क्यों चुना। बेसिकली हमने देखा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। बट उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सेल तो आती थी ऑनलाइन, प्रोडक्ट भी सेल होता था, मगर उन तक कैसे पहुँचाएं, डिलीवर कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम दोनों ने देखा कि ये एक प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे एक सोल्यूशन दे सकते हैं। तो हमने देखा कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेसेस हैं वो सब में ये प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा हम एक फोकस करेंगे कि इसको एक सॉल्यूशन दे दें। तो फास्ट बीटल ये नाम आप लोगों ने कैसे रखा और कैसे आप दोनों मिले, कैसे कंपनी की शुरुआत हुई, वो पूरा जो बिहाइंड द सीन वाली जो स्टोरी होती है वो मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, आबिद और मैं हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं पूरे पिछले बहुत 10-15 सालों से, आबिद और मैं। तो फिर हमने देखा कि आबिद दुबई में एक जॉब करता था एज ए सीटीओ, तो मैं भी एक कंपनी में जॉब करता, एक ई कॉमर्स कंपनी में लोकली। तो जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, मैं वहाँ पे हेड कर रहा था ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक्स। तो वहाँ पे हमारा मेरा जॉब क्या रोल क्या होता था कि मैं आर्टिजन्स और फार्मर्स के साथ काम करते थे, वो मार्केट प्लेस थी और इनका जो प्रोडक्ट होता था वो हमारी वेबसाइट से सेल होता था या बाई करते थे कस्टमर्स। तो फिर मेरा जो इनके साथ रूटीन बात रहती थी फार्मर्स और आर्टिजन्स के साथ, तो वो हमेशा बोलते थे कि हमेशा यहाँ से जाना पड़ता उनके, अगर ऑर्डर्स आते थे उनके एसक्यूज के, तो हमें जाना पड़ता उनके घर पे पिकअप करना, फिर वहाँ पे अपने वेयर हाउस पे लाना, फिर पैक करना, फिर कस्टमर्स को भेजना। कुछ कभी कभी क्या होता था कि हमारी प्रोक्योरमेंट टीम बिजी होती थी या ऑर्डर कुछ 200 या 250 आते थे, तो मेरी प्रोक्योरमेंट टीम हर जगह से प्रोक्योरमेंट पिकअप नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने कभी कभी अपने आर्टिजन्स को बोला कि आप हमारे वेयर हाउस पे खुद से ड्रॉप कीजिए सामान। बट उन्होंने बोला कि ऐसी कोई सर्विस नहीं है, हम सोमो वाले के हाथ में देंगे, हम किसी को भेजेंगे कजन वजन को अपने को, बट हम ऐसे नहीं। मैंने बोला यार, मैंने फिर सोचा यहाँ पे ऐसी कोरियर कंपनी नहीं है, ऐसी कोई कंपनी जो लोकली जैसे डंजो वंजो टाइप यहाँ पे हो कश्मीर में, जो यहाँ पे केटर करे लोकल पॉपुलेशन को।
तो फिर मेरे को आइडिया आया, फिर हमारे साथ जो कुछ हमारी मेरी यूनिवर्सिटी बैचमेट्स थी, मैंने उनके साथ बात की। उन्होंने बोला कि हम क्रोशे बनाते हैं घर पे, या पश्मीना शॉल मेरे पापा बेचते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, जो कि आज ईज़ी है। तो कस्टमर्स कहीं से भी आता है, इन विदिन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जब वो देखते हैं हमारे ऑर्डर्स, उनको अच्छा लगता है एंड दे वांट टू बाय इट। बट जब दे वांट टू बाय इट, दे सेंड मनी, बट वी आर नॉट एबल टू सेंड देम। मैंने बोला क्यों? मैंने बोला कि यहाँ पे ऐसी कंपनी नहीं है जो कि हमारे घर पे पिकअप करे, या इसको पूरा ट्रैकिंग हमें मिले, लाइव ट्रैकिंग फैसिलिटी। तो फिर मैंने देखा ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें इसको कुछ सॉल्व करना चाहिए। तो फिर मैंने आबिद को फ़ोन किया, ये दुबई में थे। मैंने बोला आबिद, मैं भी जॉब छोड़ूँगा, तो आप भी जॉब छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो हम एक कंपनी बनाएँगे और कंपनी के साथ एक हम अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, हेल्प करेंगे। ये 2 चीज़ों से हमें फ़ायदा मिलेगा। तो हमने स्टार्ट किया एक वुमन एंटरप्रेन्योर के साथ। आज हमारे साथ 1200 से ज़्यादा एमएसएमईज़ जुड़ चुके हैं। कूल, कूल, कूल। तो आप फिर दुबई से अपनी जॉब छोड़कर आप आ गए थे? जी, 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 जी। मैं बेसिकली एक सीटीओ था, कंपनी का रह चुका था, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से। हम्म। तो ये जो समी है, ही इज़ फ्रॉम ऑपरेशंस बैकग्राउंड। तो इसने फ़ोकस किया कि ऑपरेशंस पे फ़ोकस करेगा। मैंने फ़ोकस किया कि अगर हमें बिज़नेस स्केल करना है, बड़ा करना है, तो टेक्नोलॉजी का भी एक मेन एक रहना चाहिए। तो आई केम बैक एंड फिर हमने जो है एक हमारी ऐप्स बनाई, जो कि फ़ोकस थी टुवर्ड्स बिज़नेसेस। ऐप्स हमने बनाई जो कि फ़ोकस टुवर्ड्स कस्टमर्स है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। और जो हमारा इंटरनल जो सिस्टम है, सारा टेक में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोगों की अलग-अलग जो एक्सपर्टीज़ है वो काम आई कंपनी को ग्रो कराने में, कंपनी को बिल्ड अप करने में। अच्छा, तो शुरुआत में आप लोगों ने किस तरीके से फंड वाइज़ कैसे मैनेज किया? कि आप लोगों ने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट लाइक आप लोगों ने फंड रेज़ किया था कि कैसे पूरा अपने बिज़नेस अपना ग्रो किया? तो हमने क्या किया, हमने पहला जो लेट्स से पहला 1 साल हमने खुद ही बूटस्ट्रैप किया, खुद ही थोड़ा फाइनेंस हमने खुद ही मैनेज किया, थोड़ा सेविंग जो हम दोनों का था, वो उसमें लगाया। और 1 साल के बाद ही हम उस पोज़ीशन पे पहुँचे जब हम ब्रेक इवन हो गए। एंड जो ही हम ब्रेक इवन हो गए, फिर हमने देखा कि हम ग्रो कैसे कर पाएँगे। फिर हमने पहला फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड जो है, इन्वेस्टमेंट राउंड स्टार्ट किया। वो छोटा राउंड था, 20 लाख रुपए का। अब जो हमारे मतलब फ्रेंड्स थे या फैमिली थे जिनको पता था ये क्या कर रहे हैं, उनने इन्वेस्ट किया 20 लाख और हम थोड़ा और ग्रो हुए। यूँ ही हम और ग्रो हुए, फिर हमने दूसरा राउंड एक रेज़ किया, जिसको हम प्री-सीड राउंड बोलेंगे। जहाँ पे हमने लगभग $100,000 रेज़ किए, अलग-अलग इन्वेस्टर से और एचएनआईज़ एंड एंजल्स से। एंड फिर हमारी शुरुआत होगी थोड़ा एक और ग्रोथ की। एंड फिर आपको पता ही होगा, हम रिसेंटली शार्क टैंक में भी थे बस लास्ट मंथ। तो वो हमारा बेसिकली आएँगे, हम थर्ड उस राउंड पे था। भी बात करेंगे। हुँ, हाँ हुँ। जी, तो वहाँ पे पीयूष और अमन ने हमारे में इन्वेस्ट किया, तो वो हमारे अब इन्वेस्टर्स हैं। तो जब आप लोगों ने शुरू किया था, तो अगर मैं कश्मीर के लिहाज से पूछूँ, तो आप लोगों को स्टार्टअप शुरू करने में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई थी? देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत आती है। अगर हम पहले बात करें, स्टार्टअप का फंडिंग पार्ट होता है या सपोर्ट होता है लोकल या गवर्नमेंट की तरफ से। वैसा सपोर्ट हमें नहीं मिला, वैसी मुश्किलात, क्योंकि यहाँ पे वैसा कल्चर नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें अब बाहर दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की हम बात करें, बट वहाँ हुँ, पे हुँ। जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं या प्राइवेट लैंडिंग पार्टनर्स होते हैं, और वहाँ पे ये कल्चर बन चुका है कि आप लोग इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी बेस्ड पे। क्योंकि जहाँ पे या रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग पे वो इन्वेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे वैसा अभी कोई कल्चर था ही नहीं, जिससे हमें बहुत दिक्कतें हुई, बहुत प्रॉब्लम्स हुई कि टू कन्विंस पीपल व्हाट वी आर डूइंग, कि आज उनको अब ये हम पे यकीन आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। और आज हर कोई बोल रहा है कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। बट तब हम चाहते हैं कि हम शार्क टैंक पे भी हमने यही बोला था कि हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। अगर हमें दिक्कत हुई 3 साल के बाद या 2 साल बाद फंडिंग मिलने की, जो कि नए स्टार्टअप्स है, उनको 6 महीने में ही फंडिंग हो या 8 महीने में ही फंडिंग हो। जितना हमने स्ट्रगल किया उतना वो स्ट्रगल ना करे। मेट्रो सिटी का आपने ज़िक्र किया, तो इसी से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप बेसिकली जो एक बेसिक डिफरेंस होता है, मेट्रो सिटी में कोई भी स्टार्टअप अपना शुरू करना और कश्मीर में अपना स्टार्टअप शुरू करना, तो बेसिक डिफरेंस आप क्या फ़ील करते हैं? बेसिक अगर देखा जाए, इट्स अ थॉट प्रोसेस जो कि आपका एनवायरनमेंट है, एक्सेप्टेबिलिटी है, काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। फंडिंग कल्चर नहीं है थर्ड टियर सिटीज़ में। तो मुझे लगता है फ्रॉम 0 टू 100 इट्स अ मैसिव डिफरेंस। अगर आप दिल्ली में स्टार्ट करेंगे, लोगों को पता है स्टार्टअप क्या होता है। किसी से मिलेंगे, उसको पता है फंडिंग कैसे करनी है। मगर अगर आप यहाँ पे मिलेंगे, वो बोलेंगे वो क्या होता है? सेकंड फेज़ फंडिंग, वो बोला नहीं, हम तो ऐसा ऐसा कुछ थॉट तो है नहीं, फंडिंग का कुछ कल्चर ही नहीं है। सो इस जगह पे जो स्टार्टअप स्टार्ट करना है, इसमें काफ़ी हमारी जो है चैलेंजेस आते हैं। तो जब आप लोगों ने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने रेज़ की, फर्स्ट फंड आप लोगों ने रेज़ किया, तो आप लोगों ने आपको मतलब मैं आपसे वो स्टोरी जानना चाहूँगी, कैसे आपने कन्विंस किया
क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब हम कन्विंस करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है लोगों को समझाना, तो वो कैसी क्या स्टोरी थी आपकी? देखिए, वो कन्विंस हमने ऐसे किया लोगों के, एक हमारा बिज़नेस था प्रॉफ़िटेबल और हमारी रेयर कॉम्बिनेशन थी को-फाउंडर जो कि हमारे पहले इन्वेस्टर्स थे, वो उन्होंने बेट किया हम पे। क्योंकि तब कंपनी नई-नई थी। उन्होंने हमारा पैशन देखा, उन्होंने देखा कि बहुत हार्ड वर्किंग है, कुछ करेंगे और हमने तब तक टेक का भी थोड़ा शेप दिया था। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जैसे आपने भी बोला बात की, वैसा ही हमने ऐप बनाया जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग यूज़ करते हैं, वैसा ही ऐप और इंटरफ़ेस हमने कश्मीर के लोगों को दिया। तो जो ही हमने वो इन्वेस्टर्स को दिखाया तो वो कुछ हद तक वो मुतासिर हुए। उन्होंने बोला कि ये कुछ अच्छा काम ही कर रहा है, किस लेवल का, जो हमें दिल्ली, बॉम्बे या बैंगलोर में मिलता है। तो उससे हमें पॉज़िटिविटी मिली। और हमारा जो कैश फ्लो था वो भी पॉज़िटिव था और उन्हें भी देखा कि यही कि बंदे हार्ड वर्किंग है, ये तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। जैसे पीयूष ने ही बोला, कुछ ना कुछ बड़ा ही तुम करो करके जाओगे। तो अगर हम लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें तो कश्मीर में हम सब जानते हैं, तो मुझे स्पेसिफिकली बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारे हर्डल्स हैं। चेक पॉइंट्स हो गए या फिर उसके अलावा बर्फबारी हो गई, तो और वहाँ पे क्योंकि पहले क्या होता था, डिलीवरी पर्सनल्स इतने इजीली मिलते नहीं थे, उसकी वजह से कॉस्टिंग भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो जब आप लोग शुरू कर रहे थे लॉजिस्टिक कंपनी का, आप लोगों ने आइडिया निकाला कि हम ये वाला काम शुरू करेंगे, तो क्या क्या हर्डल्स आए थे? क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे है, बर्फबारी की भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो उस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया था? देखिए जो ही समी और मैं हम एक साथ बैठे, पहले हमने काफ़ी चैलेंज आए, कोविड देखा हमने, जो ही हमने स्टार्ट किया उसके बाद कोविड आया। तो मुझे लगता है समी और हम जो ही बैठे थे, हमें पहला थॉट ये था कि भाई हमें यहाँ पे काम करना है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशंस हो, चेक पॉइंट्स हो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, वी आर फ्रॉम हियर एंड हमें देखना है हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। जो ही फिर हमारा विंटर आया, सड़कें फ्रीज़ हो गई, बाइक स्किड होने लगी, तो हमने इनकी अल्टरनेटिव चीज़ें देखने लगी। जैसे कि हमने छोटे-छोटे ट्रक्स लाए, उनको बर्फ़ में काम कराना स्टार्ट किया। सिमिलरली हमने देखा चेक पॉइंट्स है, हमने गवर्नमेंट के साथ अच्छी पार्टनरशिप की, उनके लिए काम किया, कोविड में काम किया, ताकि उनको भी लगे कि ये हमारा अपना ब्रांड है, हम उनको साथ लेके चलें। तो सिमिलरली जो-जो चैलेंजेस हमें आए, हमने उनको एक्सेप्ट किया और उनका अल्टरनेटिव देख के हम आगे बढ़े। पहले कैसे डिलीवरी का सिनेरियो रहता था कश्मीर में? जैसे कि अब तो आप लोग हैं, कितनी सारी कंपनीज के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ आप लोग टाई अप कर चुके हैं। विलेजेस में जहां तक बड़ी कंपनीज की रीच नहीं है, वहां तक आप लोगों की रीच है, क्योंकि आप लोग पूरा वो ज्योग्राफी समझते हैं। तो उससे पहले कैसे मैनेज होता था डिलीवरी कश्मीर में? कैसे, मतलब कैसा क्या सिनेरियो था? तो बेसिकली क्या होता था, पहले जो विलेजेस अगर देखा जाए अलग-अलग ज्योग्राफी, सिटी में तो डिलीवर हो जाता था चीज़ें, मेन सिटी में। बट जब विलेजेस की बात की जाए या बाकी स्मॉल टाउन्स की बात की, वहाँ पे ज़ीरो जो था डिलीवरी होता था। तो हमारा फ़ोकस यही था, हम यहाँ से हैं, हम रीचेबिलिटी बढ़ाएँ। हमारा और वो भी हमारा एक यूएसपी है, हम लगभग उरी बॉर्डर तक डिलीवर करते हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो उरी बॉर्डर तक डिलीवर करे। तो हमने इसको इस हमने प्रॉब्लम देखी, ये प्रॉब्लम डिलीवर होती नहीं है, बट इसको हमने सॉल्यूशन और अपना एक यूएसपी बना दिया कि हमारी रीचेबिलिटी हर एक जगह जम्मू एंड कश्मीर से है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि पहले डिलीवरी के वहां पे ऑप्शंस नहीं थे, तो नहीं, वहां पे डिलीवरी नहीं हो पाती थी, लेकिन आप लोगों ने वो शुरू किया, तो वाकई इस बात के लिए आप लोग बहुत तारीफ के काबिल भी हैं। तो अब हम थोड़ा सा शार्क टैंक की बात कर लेते हैं। शार्क टैंक का एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा था? शार्क टैंक का एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा कि हर एक एंटरप्रेन्योर का यही होता है कि होप कि किसी इस बड़े मंच पे आपको जो क्रेडिट मिले कि आप अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे आप और वो भी और एक चीज़ आप डील भी लेके आओ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। हम गए थे, हमें पता था कि डील मिलेगी बट ये नहीं पता कि तीनों शार्क्स भी आ जाएँगे, 3 ऑफर हमें मिलेंगी। बट हमें पता था कि 1-2 ऑफर आएँगे बट तीनों शार्क्स ने हमें ऑफर दिया। सो अच्छा फ़ील हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। उनसे मिलकर हमें ये भी पता चला कि एक्सपोज़र और मिला। जैसे हम पीयूष से भी मिले या अमन से भी मिले, तो बट उन्होंने हमें कुछ अच्छी-अच्छी बातें बोली कि कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है। तो दे द टाइम टू टाइम दे आर डूइंग द मेंटरशिप अस एंड इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस कि टू लर्न फ्रॉम देम क्योंकि उन्होंने अपना यूनिकॉर्न बनाया है इंडिया में। सो इट इज़ ये हमारे लिए अच्छा है और हमारे इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा है। आज वो हम 2 से मिले, कल को वो यहाँ आएँगे तो हम इनको 10 लोग एंटरप्रेन्योर से और मिलाएँगे। सो एक गेटवे बनेंगे हम उनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लोगों की जो आस्क थी वो थी 90 लैक्स फॉर 3% ऑफ इक्विटी। तो आपको जो मिली वो कुछ आई आई गेस 7.5 आप लोगों को मिली थी। 90 लैक्स तो आपको मिल गई, लेकिन 7.5 आप लोगों ने इक्विटी इक्विटी आप लोगों को देनी पड़ी। तो आपने क्या कोई नेगोशिएशन का स्कोप पहले से रखा था जब आप लोग अपने पिच प्रिपेयर कर रहे थे? टू बी ऑनेस्ट हाँ, हमने रखा था लगभग 5%।
का हमने रखा था। तो बट हमने फिर ये सोचा समीर और मैंने कि अगर हम ये एक्सेप्ट करें, इससे बेसिकली एक इम्पैक्ट आएगा हमारी लोकल ज्योग्राफी को, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। तो वही इम्पैक्ट देख के हमने बोला चलो ठीक है, हम 1-2% दबा देते हैं, मगर उससे हमारा बेटर बेनिफिट है एक हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए और सबके लिए। एक कल्चर आ जाएगा हमारे रीजन में। आ जाएगा। अमन और पीयूष, आपको कैसा लगता है कि किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं नहीं देखिए, बिजनेस को एक स्केल चीज अप करने पहले में? जो मेंटरशिप करते हैं जो कि बड़ी बात है, जो पैसा पैसा तो उतना हम फोकस नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमें वे दिखाए, जो हमें रास्ते दिखाए, क्योंकि वो इस रास्ते से गुजरे हुए हैं। उन्होंने ये हर्डल देखे हैं अपने बिजनेस में, फंड रेजिंग, टीम बिल्डिंग, एक्सपेंशन। सो दैट विल दे विल हेल्प अस कि हम हमें भी सेम जर्नी में ही जाना है। तो दे विल डेफिनेटली हेल्प अस। तो शार्क टैंक के बाद क्या कुछ बदलाव आया आपके बिजनेस में, और आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शार्क टैंक के बाद देखिए, पहले हमारे अच्छा ट्रैक्शन मिला, पूरे इंडिया से हमें रीच आउट किया लोगों ने कि हमें डिलीवरी प्रॉब्लम यहाँ फेस हो रही है, आप हमारी डिलीवरी करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े ब्रांड्स ने हमें रीच आउट किया, बोला कि हमारी डिलीवरी भी करो। और फिर उसके बाद भी एक लोगों को भी लगा, लोकल लोकल ने भी सपोर्ट किया, लोकल गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, बोला कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे रीजन में। और ये भी है कि बड़ा है कि हमारा ट्रैक्शन बढ़ा, जो कि हम बिजनेस को उतनी मार्केटिंग हम कर नहीं पाते, इतने लोगों को हम रीच आउट नहीं करते। और ये है कि हमारे रीजन में एक एंटरप्रेन्योरशिप का वेव आया। आज हम देखते हैं हर रोज हमारे मेल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप करना है, आप हमें गाइड कीजिए। सो ये बदलाव हमने देखा आफ्टर शार्क टैंक इंडिया। सेल्स में कितना कुछ आप लोगों का इजाफा हुआ? मुझे लगता है अगर हम सेल्स की बात करें, 10-20% हमारा इंक्रीज हो डिक्रीज गया, हुआ। क्योंकि हमने और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम स्टार्ट किया। हुँ। ये तो सिर्फ़ आप कश्मीर की बात होगी कि कश्मीर में क्या होता है कि गाँव में डिलीवरी नहीं हो पाती, लेकिन कश्मीर के अलावा बहुत सारी और भी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर विलेजेस में डिलीवर नहीं हो पाता। ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ, मैं हरियाणा से हूँ, तो वहाँ पे जो गाँव है, वहाँ एक्चुअली डिलीवरी नहीं हो पाती। तो आप लोगों का ऐसा कुछ प्लान है कि जिस तरीके से आप लोगों ने इतना ईज़ी बना दिया है डिलीवरी को विलेजेस तक पहुँचाने में, जहाँ बड़ी कंपनियों की रीच नहीं है, तो क्या देश के बाकी पार्ट्स में भी आप लोगों का ऐसा कुछ प्लान है कि आप बिल्कुल जो विलेजेस हैं वहां तक आप लोगों की सर्विस जा सके? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा बेसिकली मगर पहले 2 साल हमारा फ़ोकस फ़िलहाल जम्मू एंड कश्मीर में है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर एक कोने में पहुँच जाएँ। उसके बाद हम अपने आप को देखते हैं एज़ एन हिमालयन चैंपियंस, और जो कि जो-जो कंडीशंस हमने फ़ेस की, हम पहले उन्हीं टेरेन्स में जाएँगे। लेट्स से हिमाचल नज़दीक है, फिर हम वहाँ जाएँगे। सिमिलरली फिर धीरे-धीरे मेबी आपके विलेज तक भी पहुँच जाए। तो हमारा प्लान है पहले धीरे-धीरे कॉन्कर करना, और जहाँ-जहाँ पे डिलीवरी नहीं पहुँचती, हम पहुँच जहाँ जाएँ। जहाँ प्रॉब्लम्स है वहां पे हम सोल्यूशन लेके आए फास्ट बीटल। तो आप लोगों का आगे का जो प्लान है वो है कि आप पूरे इंडिया में इस तरीके से अपनी रीच बनाएंगे। हाँ, ए- हमारा यही है कि हम टायर 3 सिटीज में जाए कि जहाँ रीचेबिलिटी ना हो, बड़े बड़े ब्रांड्स ना हो, वहाँ हम रीच करें। राइट, राइट, राइट। तो आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर आपका कैसा क्या रिस्पॉन्स है, और वहां तक एक जम्मू कश्मीर से एक नेशनल लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल, ये कैसी आपकी जर्नी रही, और वो जो सारी चीजें हैं वो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हमारा क्या होता है कि अगर हमने अभी तक 55 कंट्रीज में हमने कश्मीरी प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं। पच 55? हाँ जी, 55 देशों में वाओ! हमने अभी तक कश्मीरी प्रोडक्ट्स लाइक तिल्ला सूट्स, पश्मीना शॉल्स, लाइक हमारा कॉपर, लाइक हमारे बहुत सारी चीज़ें, सैफरॉन, ड्राई फ्रूट्स, जो भी कश्मीर से एक्सपोर्ट होता है, तो हम उसमें अभी थोड़ा-सा ही रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे टाइप है आगे दूसरे ब्रांड्स के साथ है, दूसरे कंपनीज़ के साथ है बिज़नेस टाइप, तो हम उनके थ्रू भेजते हैं। बट हम एक एक्सेसिबिलिटी देते हैं, कोई अगर फार फ्लंग उरी में हो, उसको अमेरिका भेजना हो या दुबई भेजना हो, तो वो हमारी ऐप से ही ईज़िली स्मूथ एक ट्रांज़ैक्शन के साथ हमारी ऐप पे जाता है, सीधे बुक करता है और उसको पूरा ट्रैकिंग भी मिलता है, तो उसका कस्टमर दुबई या कहीं और पे भी लेता है। तो उनकी भी रीचेबिलिटी बढ़ गई इंटरनेशनल लेवल पे। ये हमारी लेवल नहीं खाली बढ़ी, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं उनकी भी रीचेबिलिटी बढ़ गई इंटरनेशनल लेवल में, और उनको ऑर्डर्स आने लगे, उनके लाइवलीहुड पे असर पड़ा। अब थोड़ा-सा बात हम लोग कर लेते हैं आप लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की। क्या ऐसा कभी होता है कि आप लोगों में किसी थॉट को लेके डिसएग्रीमेंट हो गया है कि आप राशिद नहीं मान रहे हैं या फिर आप नहीं मान रहे हो, तो इस तरीके से हो गया, तो उस चीज़ को आप लोग कैसे डील करते हैं? मुझे लगता है हाँ, एट सम टाइम्स मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स नहीं होता है। रीज़न उसका ये है कि मेरा जो है अपना डिपार्टमेंट, अपना फ़ोकस है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसका जो है समी का है ऑपरेशंस। बट हाँ, सम टाइम्स थोड़ा बहुत तो मतलब डिसएग्रीमेंट्स होते ही हैं। बट मुझे लगता है फिर थोड़े टाइम के बाद हम समझ जाते हैं कि नहीं, इसने अगर बोला हो उसका भी एक रीज़न होगा। उसके बारे में डीप थॉट करते हैं, और समी भी सिमिलरली अगर मैं उसको कुछ बोलूँ तो आई एम श्योर
कि ये ये पीछे हाँ, थोड़ा डीप थॉट देता है, फिर हम मुझे लगता है हम एक ये करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होना कभी-कभी ज़रूरी ज़रूरी है। है। अच्छा, शार्क टैंक में जाने का किसका फैसला था कि चलो यार शार्क टैंक में चलते हैं? शार्क टैंक जब हमने पहला राउंड सेकंड राउंड फंड रेज़ किया था, तो हमने जम्मू में एक्सपेंशन किया था। तो हमें तब नया ही शार्क टैंक सीज़न 1 आया था, तो हम फरवरी में जम्मू शिफ्ट हुए थे। तो हमने देखा था ऐसा शो आ रहा है जो कि हमने बचपन से देखा है, शार्क टैंक यूएस हमने देखा था अपने स्कूल टाइम या कॉलेज के टाइम पे। तो जब हमने देखा इंडिया में भी ऐसा आया है, गाँव-गाँव से एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, अपना आइडिया पिच कर रहे हैं, तो हमने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ इंडिया में भी ऐसा हो रहा है। तो तब हमें वो थोड़ा अट्रैक्शन और मोटिवेशन मिला था, या क्या हम इस मंच तक पहुँच सकते हैं। बट तब हमें पता नहीं था कि हम वहाँ पहुँचेंगे करके और हम दिखाया और डील आप देके डील भी भी आएँगे। लेकर आए। बट उतना था ही नहीं हमारे दिमाग में। जी, हमने देखा फिर मार्च अप्रैल में हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, उसने हमें बोला कि आप अप्लाई करो शार्क टैंक इंडिया पे, और उसी दिन लास्ट डेट था। हमने अप्लाई भी नहीं किया था। तो उसने बोला अप्लाई कर दो अब। हमने दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अप्लाई अप्लाई करते कर हैं, लेते हैं। देखते हैं कि क्या होगा। बट नर्वस थे? हाँ, नर्वस थे आप लोग थोड़ा? बहुत नर्वस थे, बहुत पता भी नहीं था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे हम करेंगे, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर से पहले बंदे थे जो वहाँ पे शार्क टैंक इंडिया में पिच किया था। और प्लस ये था कि शार्क्स को पता नहीं होता कि कौन-सा स्टार्टअप उनको पिच करने वाला होता है। तो वो भी एक मतलब उनको समझाना, आपने तो शो में खाली 15 मिनट देखा होगा हाँ। हमारा ये, मगर हमने उनके साथ लगभग 1.5 घंटा बात की। तो उनको हाँ। समझाना पूरा फ्रॉम 0 टू 100 100% एक काफ़ी एक चैलेंजिंग चल टास्क रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तक की आपकी जर्नी में कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो आप लोग शुरुआत में कर रहे थे, लेकिन विद टाइम आप लोगों ने उसको इम्प्रूव किया? देखिए, पहले हमारा होता था कि कैश फ्लो, कैसे पिच डेक्स बनाते हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज़ करते हैं, कब हमें हाँ। एक्सपेंशन करना है। तो ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें जो हमने मिस्टेक की, हर कोई करता है। अगर मिस्टेक भी नहीं करेंगे तो सीखेंगे सीखेंगे, कैसे? सही। बिल्कुल। 3 बिगेस्ट लर्निंग्स क्या रही आपकी? 3 बिगेस्ट लर्निंग है कि हमारी टीम बिल्डिंग, 3 बिगेस्ट लर्निंग है कि हम हर किसी के साथ सोबरली रहना है, और हमें हर टाइम इंटरफेयर करना है काम पे कि कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और यही देखना है कि कैश फ्लो मेंटेन करना है हमें। प्लस एक राइट टीम एक बनाना, एक राइट कैंडिडेट या एक राइट टीम मेंबर चूज़ करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने राइट कैंडिडेट की बात की, उसी से मेरा सवाल है कि आप लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि राइट कैंडिडेट है? कैसे आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है आपका? हम देखिए, मेरा तो डिफरेंट है और एज़ एन ऑपरेशन हुँ। डिफरेंट है। मेरा राइट कैंडिडेट पहले कि इफ हिज एथिक्स आर फाइन, वो मेरा मतलब फाइन कि कहीं हम उस पे इन्वेस्ट 1 महीने करें और वो कहीं भाग ना जाए। सो इफ ही इज़ एथिकली साउंड एंड देन वी कैन गिव हिम द स्किल। सो मेरे लिए यही है कि एथिकली ही शुड बी साउंड एंड देन थोड़ा स्किल एटलीस्ट बेसिक आना चाहिए, फिर हम आगे फिर इसको सिखा के आगे पहुँचा सकते हैं। ओके। तो मेरा ये है कि डिसेंसी होनी चाहिए बंदे में, और पैशन होना चाहिए। अगर हमें पैशन होना चाहिए तब जाके वो काम करेगा। मैं हायर करता हूँ बंदों को, क्योंकि उनमें पैशन होना चाहिए और डिसेंसी होनी चाहिए कि अगर लॉन्ग टर्म में काम करे तो बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, पैशन। व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। आप लोगों के फेवरेट एंटरप्रेन्योर कौन है वर्ल्ड वाइड, देखिए, अगर सिर्फ मैं इंडिया नहीं? बात की, मैं जैक मा का बहुत फ़ॉलो करता था, या स्टीव जॉब्स को मैं बहुत फ़ॉलो करता था। अगर हम इंडिया की बात करें, रितेश अग्रवाल का मैंने अच्छा बायोग्राफी पढ़ा था, या हाँ। पेटीएम विजय शेखर शर्मा उनकी का। तो शादी हो रही है अब यार। हाँ जी, उनका हाँ, बहुत हाँ। पढ़ा था कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, अगर हम रितेश की स्टोरी सुने। कश्मीर में आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये अदर वे राउंड है। मोस्ट ऑफ जो हमारे जो बिज़नेस है वो देखते हैं कि यार काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं, यार यहाँ पे काम करना टफ़ है। बट हमारा मानना ये है कि जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब कोई आपको कॉम्पिटिशन ही नहीं है, दैट मीन्स आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स जो भी आप सेक्टर चूज़ करोगे, उसमें आपको कॉम्पिटिशन पहले मिलेगा ही नहीं या फिर उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो मुझे लगता है अपॉर्च्युनिटीज़ उस हिसाब से अगर उस माइंडसेट से देखा जाए तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है और मार्केट भी काफ़ी स्टेबल है। और कॉम्पिटिशन कम है, मार्केट वर्जन है, बहुत कुछ करने के लिए है। ये कंपटीशन कम है इसलिए अपॉर्चुनिटीज तो है बहुत सारी। ठीक है, तो अगर हम ये बात कर लें कि जो कश्मीर में बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप आ जाइए, स्टार्ट कीजिए, रिस्क टेकर बनिए। जितना-जितना आप रिस्क टेकर बनेंगे, उतना आप काम कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही बोला यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, कंप्लेनिंग बहुत करेंगे, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने भी ये चैलेंज देखे और वो भी ये चैलेंज देखेंगे ऑब्वियसली, बट उनको है कि इन चैलेंज को साइड पे रखें, बट
फोकस करना है और पैशन होना चाहिए। आई मीन दैट शुड मोर इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली फेलियर इज ऑल्सो अ लर्निंग, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो एटलीस्ट ट्राई करें, फेल हो या पास है वो दीगर सवाल, अगर फेल होते तो लर्निंग आप आगे कुछ और कर पाएंगे। आप कश्मीर में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज आप लोग आगे देखते हैं, कौन सा सेक्टर आप देखते हैं जिसके ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं? क्योंकि अगर हम वहाँ पे बात कर ले, क्राफ्ट्स की हम बात कर ले, अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात कर ले, अगर हम टेक्सटाइल वाले सेक्टर में चले जाए, तो ये सारी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, वो पसंद करते हैं कश्मीर की ये सारी चीज़ें। तो इनके अलावा कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको आपको लगता है कि आगे इन फ्यूचर वो ग्रो करेंगी इन कश्मीर? मुझे लगता है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है। वी आर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एप्पल्स। हमारा बेस्ट सैफरॉन निकलता है पूरे वर्ल्ड में। हमारे ड्राई फ्रूट्स, हमारे वॉलनट्स बहुत फेमस है। सो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, टूरिज्म हमारा बहुत है, तो इसमें ग्रो हो सकते हैं हम, जो कि इंडस्ट्रीज आगे बढ़ सकती है। आप लोगों का स्टार्टअप मंत्रा क्या है? हमारा स्टैंडर्ड मंत्र है कि हम करें और लोग आए और वो भी हमारे साथ जुड़े। हमारा ये भी है कि हमें नंबर 1 बनना है जम्मू एंड कश्मीर में। जो भी यहाँ से जाए या निकले वो हमारे थ्रू जाना चाहिए। आप सिर्फ कश्मीर ही नहीं, आई एम श्योर आप लोग इंडिया में, वर्ल्ड वाइड आप नंबर 1 जरूर बनेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, आप दोनों से बात कर कर। बहुत इंटरेक्टिव ये सेशन था एंड आई एम श्योर कि कश्मीर के जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आप लोगों से इंस्पायर ज़रूर होंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग देखेंगे जो कश्मीर से निकल कर आ रहे हैं और पूरी दुनिया में छा जाएंगे। चलो जी, We थैंक wish यू the जी। same.